नमस्कार, नीति राजनीति में आपका स्वागत है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर RCEP जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अगर भारत इसका हिस्सा नहीं बना तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा। अलग थलग यानी कि एक पिछले 31 साल में एक कहानी हुई है जिसके अंदर में अगर आपने देखा तो एक जितने भी इंडिया के, भारत के जो आजू बाजू में जो देश हैं, जैसे कि आपके ताइवान हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सब एक वैल्यू चेन का हिस्सा बन गए। यानी मोबाइल का एक पार्ट एक देश में बनता है, फिर दूसरे देश में जाके उसमें कोई वैल्यू एडिशन होता है, तीसरे देश में पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, पर भारत इसका हिस्सा नहीं बन पाया। इसलिए पीयूष गोयल जी ने यह कहा है कि अगर RCEP में भी भारत नहीं आया तो भारत एक जो दूसरी अब चेन बनेगी, चेन्स बनती रहती है, इससे बाहर पड़ जाएगा। इसलिए RCEP को भारत का एक हिस्सा होना चाहिए। पीयूष गोयल जी लगभग 10 और 11 अक्टूबर को जो मिनिस्टेरियल मीटिंग बैंकॉक में हुई थी, भारत का पक्ष रखने के लिए वहां पर गए थे, क्योंकि भारत का पक्ष रखना एक तरीके से जरूरी है। क्योंकि यहां पर अगर आपने देखा तो भारत में प्रोटेस्ट काफी हो रहे थे। जो दूध के उत्पादक हैं, जो डेयरी फार्मर्स जिसको हम कहते हैं, वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अगर बहुत सस्ते दामों पर बाहर के देशों से दूध का पाउडर आने लग जाएगा तो यहाँ के जो किसान है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हजारों लोग के पास कोई काम नहीं रहेगा करने के लिए। तो ये मुद्दा भी है। और बाकी सारे इंडस्ट्रीज है, जो स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारे इंडस्ट्रीज के लोगों ने भी कुछ अपने प्रश्न रखे थे जो पीयूष गोयल जी ने वहां पर उठाए और उसी बेसिस पे ये अग्रीमेंट साइन होगा। ये सारा मुद्दा क्या है, ये सारा समझने के लिए हमारे साथ है श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ भी है एम्बेसडर जयंत दास गुप्ता। एम्बेसडर दास गुप्ता हमारे भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। शुरू करते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, RCEP को लेकर के विविध प्रक्रियाएं आ रही हैं। आपने देखा पीयूष गोयल जी की एक प्रतिक्रिया है, स्वदेशी जागरण मंच की दूसरी प्रतिक्रिया है, इसमें से क्या मार्ग निकलता आपको दिख रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो घरेलू उत्पादक हैं, उनकी बहुत सारी कंसर्न्स हैं और वो पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छी तरह से हैं और कोई उनके कंसर्न्स को डिनाई नहीं करे, क्योंकि उनको अगर ग्लोबल कंपटीशन से खोला जाएगा और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भारत में नहीं मिलती तो उनके लिए समस्या आने वाली है। इसलिए उनके कंसर्न्स को बिल्कुल सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीयूष जी भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, और उनके साथ मीटिंग भी की थी तो उसमें भी काफी चीजें आई है। लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि इतने साल से जो हम भारत एक खुली हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को कहते हैं, इतने साल से हम ये जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उन लोगों की रिक्वायरमेट को क्यों नहीं ठीक हो पाए, चाहे उनका लेवल प्लेइंग फील्ड में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, तो इन चीजों को समस्या का समाधान करना और उसके ऊपर उनका फोकस होना डिमांड का, यह बहुत आवश्यक है। उस चीज पे अगर फोकस करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, चाहे लॉजिस्टिकल सप्लाई की बात है। तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि RCEP जैसा जो मल्टीलेटरल ट्रेड जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ड्राइव नहीं होता, उसमें आर्थिक के साथ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं और सामरिक महत्व के यानी जिसको स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। और एक बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछली बार अगर ग्लोबल आउटरीच को देखें, पिछले साल से और अभी भी देखें, तो उनका फोकस रहा हुआ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस पूरे ट्रेड ब्लॉक में जिसमें 16 कंट्रीज हैं, अब उसकी अगर लीडरशिप भारत को लेनी है तो उसके अंदर उस तरह का किसी न किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से रहना है, उस पूरे ब्लॉक से बाहर हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इनकी कंसिडरेशंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़े, यह चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी इस बात को देख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसमें जिसको सेफगार्ड्स कहते हैं उनके ऊपर भी सरकार सोच सकती है, ये लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी भी जुड़े उनको मैं बताना चाहूंगा, RCEP का मतलब ये होता है अगर आप यहां से कोई भी चीज इन सारे देशों में भेजें RCEP साइन होने के बाद, यानी कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, तो आपको कोई
जो ड्यूटी वहां पे उन देशों में नहीं लगेगी, पर वो देश से भी जो सारा माल आता है उस पर भारत भी कोई ड्यूटी नहीं लगा सकता है। तो वहां से अगर सस्ता माल आता है तो सस्ते में आएगा बिल्कुल, पर यहाँ के अगर मैन्युफैक्चरर उतने कम में ना बना पाए तो उनको नुकसान होगा। ये एक मुद्दा इसमें से उठ रहा है। हम अब एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता जी के पास जा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरसेप में सबसे पहली बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हर चीज पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 0 पर नहीं आएगी पहले दिन से, उसमें स्टैगरिंग होगा। वही चीज हम कह रहे हैं कि चीन से ही अगर आप आरसेप के देशों के बारे में सोचें तो 10 जो आसियान देश हैं उनके साथ में हमारा एफटीए है 2006 से, जापान से और कोरिया से भी हमारा एफटीए है। तो 12 देशों के साथ है, 3 देशों के साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन के साथ। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है मेनली आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के और मिनरल प्रोडक्ट्स जो है आपके जैसे कोल है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, जिसमें जरूरत भी है, हिंदुस्तान को समय समय पर पड़ती है। तो उनसे हमें कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लिया पाम ऑयल हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से हम आयात करते हैं, कोल हम आयात करते हैं, कोयला आयात करते हैं हम इंडोनेशिया से, लकड़ी हम आयात करते हैं मलेशिया से और इंडोनेशिया से। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए इनकी जरूरत है। लेकिन फिनिश प्रोडक्ट्स अगर कोई देश करता है और उसमें चीन का नाम सर्वप्रथम आता है सारे विश्व में, उसमें हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने का ज्यादा उसमें आशंका बनती है, खासकर अगर हम रिफॉर्म्स साथ साथ नहीं करें। जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि लेबर में, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, बिजली की दर में, इन सभी चीजों में बहुत हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री उसमें डिसएडवांटेज में रहेगी और उससे उनको गहरा नुकसान पहुंचने की आशंका बनेगी। इसी से मेरा अगला प्रश्न आता है और मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में ये एक प्रॉब्लम रही है कि जो आपको जो ब्याज पे आप लोन लेते हैं अपना बिजनेस करने के लिए वो 10% या उससे अधिक होता है कई बार। आपको फिर बिजली की भी सप्लाई एश्योर्ड नहीं है, 6-6, 7-7 घंटे बिजली भी जाती है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी जो माल एक से दूसरी जगह भेजने का खर्चा, ये तीनों ही बाकी देशों से भारत में काफी ज्यादा है। इसीलिए जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर है वो ये कहते हैं कि हम उस दर पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं जो बाहर के देश करके भारत में बेच रहे हैं। इसलिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वही इतना ज्यादा होता है कि बाहर से जो हम इंपोर्ट जो सामान आ रहा है इस देश में वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के सस्ते दामों पर आ रहा है। तो हम कैसे इसको कम्पीट कर पाएंगे? हम गोपाल जी से पूछेंगे कि ये एक आपके लिए भी एक तकलीफ का मुद्दा बना हुआ है जो हमारी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस। बिल्कुल ये बात है, इसीलिए जो सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि हम 100 लाख करोड़ का आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज और पोर्ट्स, ये सब चीजों को से ही लॉजिस्टिक्स तो कॉस्ट कम होगी। और अल्टीमेटली देखिए क्या है कि हमें ये भारत को सोचना पड़ेगा कि हम जब खुली अर्थव्यवस्था है तो हम ये क्लोज्ड इकोनॉमी या प्रोटेक्शनिज्म में कितने दिन चल पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करके 1991 में हमने एक आर्थिक उदारीकरण का जो देखा और उसके बाद अटल जी की सरकार आई एनडीए की, उसने उसको और तेजी से बढ़ाया। उसके बाद 2004 में फिर वो पूरा रिवर्स हो गया, सोशलिज्म के नाम से क्रोनी सोशलिज्म, जिसको मैं कहता हूं कई जगह कि करप्शन और उसके हिसाब से वो सारा सिस्टम चुड़ गया। तो उदारीकरण की प्रक्रिया को लेके उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के ऊपर अगर आम जनता का और इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेस एसोसिएशन का और सरकार का ध्यान जाएगा तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर प्रोटेक्शनिज्म पे चलते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स को ही नहीं लागू होने देना चाहते। मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगा। 3 घटनाएं हुई। अक्टूबर 11-12 को पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टेरियल के लिए आरसेप मीटिंग के लिए गए थे बैंकॉक में। उसी दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने मीटिंग की शी जिनपिंग के साथ, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उसमें आरसेप की भी चर्चा हुई। और उसी टाइम पे हमने देखा कि जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है उन्होंने दिल्ली में लगभग एक हड़ताल की और कहा कि अगर आरसेप साइन हुआ और दूध का जो पाउडर है वो बहुत सस्ते, या दूध के जो पदार्थ बहुत सस्ते दामों में इंडिया है, तो यहाँ के 1000 जो किसान है, हजारों, और किसान उनके साथ काम करने वाले लोग वो बेरोजगार हो जाएंगे। पहली बार हमको एक ऐसा दिख रहा है कि इंडस्ट्री डरी हुई है। सारी इंडस्ट्री नहीं, जैसे दूध की इंडस्ट्री हो या कुछ स्टील और एल्यूमिनियम के जो प्रोड्यूसर्स हो, इनमें एक एप्रीहेंशन है।
तो इसमें एक तो राहत है कि पीयूष गोयल जी ने तो ये कहा है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि चाइना के जो गुड्स है वो फ्लड ना करें इंडियन मार्केट में, या सेफगार्ड लाएंगे। अब ये क्या सेफगार्ड होंगे, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी सबसे बड़ा सेफगार्ड है, उसको हमने पहले भी यूज किया है। अगर चाइना डेटा को मैनिपुलेट करता है तो हम उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी ला सकते हैं। हमने उस चीज को अच्छी तरह से यूज किया है पीछे भी। दूसरी बात है कि हम जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसको 2019 के डेट को कट ऑफ डेट के लिए रहेंगे, तो हमारे ऑलरेडी अच्छी लगभग 13 पॉइंट समथिंग एवरेज ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यह बात है। तीसरी बात है कि इसमें केवल टैरिफ ऑन गुड्स एंड नहीं है, केवल सर्विसेज और एग्रीकल्चर भी है, तो कई सेक्टर्स को हम अलग हटा के रख सकते हैं। फिर जैसा अभी जयंत भाई साहब ने कहा कि हम स्टैगरिंग वाला है कि एकदम अगर आज हमने साइन किया तो 100% उस पर टैरिफ रिडक्शन आज ही डेट में नहीं कर सकते, हम पीरियडिकली कर सकते हैं। तो यह सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, और अल्टीमेटली एक बात हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो गिव एंड टेक है। अब हमने कॉस्ट तो बहुत अच्छी तरह एनालिसिस कर लिया और हम एग्री कर रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंसर्न्स है वो हमारी कॉस्ट है, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो पे करनी पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है। अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम क्यों उसको साइन करेंगे? व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो प्रधानमंत्री इतने अच्छे नेगोशिएटर हैं, ग्लोबली इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, हम किसी ग्लोबल प्रेशर्स में आने वाले नहीं है। आपने देखा 370 में कश्मीर में ग्लोबल प्रेशर को भी कोई सरकार ने किसी तरह उसको नहीं माना, तो ग्लोबल प्रेशर की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें यह एनालिसिस जरूर करना है कि आरसेप से हमें क्या मिल रहा है, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं करनी चाहिए। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को मिला के हमें आगे बढ़ना है। और जैसे WTO के साइनिंग के टाइम पे भी काफी चर्चा होती थी और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ भी मेरा अच्छा संबंध रहा है, तो अगर हम साइन भी करते हैं तो क्या बात है, हम कभी भी हट सकते हैं अगर ये चीजें हैं। लेकिन जो उसमें है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसमें यह भी प्रिकॉशन का इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ओरिजिन का, कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको कि अब देखते हैं कि जो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वॉर के कारण जो चाइना से मूव कर रही है इंडस्ट्री, वो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया में सेटल हो रहे हैं। उनकी ग्रोथ देखिए आप ग्लोबली, आज बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इनकी ग्रोथ हिंदुस्तान से खूब 8% से ऊपर हो गई है। तो क्या कारण है कि हमें इन चीजों को भी समझना है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन, इन सारी चीजों का भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कही गोपाल। नमस्कार, वेलकम बैक। ब्रेक के पहले आपको गोपाल अग्रवाल जी ने बताया कि किस तरह से चीजें आरसेप को लेकर के बढ़ रही है और भारत इसमें से हमको क्या मिल रहा है ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको क्या नुकसान हो रहा है या क्या नुकसान हो सकता है इसकी सिर्फ चिंता करनी चाहिए, हमको जो फायदा हो रहा है वो भी देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत जैसा देश एक मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर बनेगा इवेंचुअली, क्या एक कंज्यूमर नेशन बनेगा। इसका फर्क मैं आपको समझाता हूँ। कंज्यूमर नेशन वो होते हैं जिनको दुनिया के बड़े बड़े देश एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं, ये अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं बट ये बेच लेते हैं तो हम इनको बेचेंगे, उसमें उन देशों का फायदा होता है। बट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हमारा फायदा होता है। तो मैं एम्बेसडर जयंत दास गुप्ता जी जो हमारे एम्बेसडर रहे हैं WTO में, भारत की इमेज किस तरह आप देखते हैं बनते, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया था और उसके उस पर भी काम चल रहा है। और दूसरी जगह हम देखें कि चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के उभरा है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। तो एक ये चैलेंज हमेशा रहेगा भारत को कि भारत एक उपभोक्ता मार्केट बनेगा या एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर भी बन पाएगा। देखिए, उपभोक्ता मार्केट बनने की जहां तक सवाल है, भारत इतना बड़ा देश है कि उपभोक्ता बनेंगे और हम बाहर से आयात करते रहेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, यही चीज हमारे 1990-91 में हुआ था, 92 में हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या उत्पन्न हुई थी। इसलिए अगर हम यहाँ प्रोडक्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे और एक के बाद एक उद्योग बंद होते जाएंगे
तो हम आयात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आप कह रहे हैं कि हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, निर्यात हमें करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, निर्यात करना ही क्योंकि मैं पड़ेगा। एक स्टेटमेंट याद करूंगा, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरा ख्याल है 2013 की बात है, कि 2004 से 2014 के बीच $500 बिलियन का कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट भारत में हुआ था, और इसके वजह से लगभग ये हमारे ऑयल इंपोर्ट को राइवल करता था। इतना ज्यादा हमने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर लिया था और भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी इसकी वजह से। पर आरसेप साइन करने के बाद जीरो रेटेड ड्यूटी होगी, तो आपको लगता है ये सब भी वरीज वापस अब आ रही हैं, क्योंकि इंपोर्ट तो बढ़ेगा उसके बाद? देखिए, कैपिटल गुड्स का जहां तक सवाल है वो अच्छी चीज है। अगर कोई मशीन हम आयात करते हैं जिससे और चीजें बनती हैं, तो ये हमारे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा, नई नई चीजें हम बना पाएंगे। कैपिटल गुड्स के आयात में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हमारे ख्याल में पर्सनल हमारा ओपिनियन है कि उसमें तो जीरो ड्यूटी कर देना चाहिए, जो ऐसे कैपिटल गुड्स यहाँ नहीं बनते हैं। नहीं बनते, नहीं उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि जो यहाँ बनते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो टर्बाइन्स है, एनटीपीसी बनाता है, या नहीं वो दूसरी एक कंपनी में नाम BHEL, हाँ BHEL बनाता है, वो भी मंगाया हमने बाहर से, और हमको 2% पे लोन मिलता था हमारे कंपनीज को, तो उन्होंने बजाय यहाँ का, यहाँ 10% से लोन मिल रहा है, पर वो कहते थे कि अगर आप हमारे देश से लेंगे तो लोन भी हम आपको देंगे, तो ये सब भी हुआ था। और वेटिंग पीरियड भी थी उसमें, एक 3 साल की वेटिंग पीरियड भी थी, उसमें कई बातें थी, लेकिन इशू है कंज्यूमर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स अगर हम यहाँ नहीं उत्पादन करेंगे और हम सारा चीज आयात करेंगे, तो उसकी एक सीमा है, और उसके बाद जो है हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे कि आयात कर पाए। और इतना बड़ा देश है हमारे यहाँ कि हमें तो घरेलू उत्पाद को बढ़ाना ही पड़ेगा, बल्कि सरकार भी कटिबद्ध है। हमारे 15 से 16% का है योगदान जीडीपी में। ये जो सरकार है, उन्होंने कहा है, उनकी मंशा है कि भारत 25% मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भारत की बने, तब भारत सक्षम हो पाएगा एक तरीके से। तो इसके लिए हमें जो अंडरलाइन जो सिस्टम है उसमें सुधार करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा, जितना जल्दी। मैं गोपाल अग्रवाल जी के पास जाने के पहले एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज है, स्टील, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, और जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे डेयरी, स्टील, कॉपर, टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर एंड फूड, इन्होंने जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को अपना जो मत रखा है उनके पास, कि उनको कुछ डर है कि शायद उनको तकलीफ इससे हो सकती है कि वो उतने सस्ते में माल ना बना के बेच पाए। तो आपको लगता है गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर बना हुआ है अभी इस मुद्दे को लेकर के? जैसा अग्रवाल जी ने कहा, ये तो प्रधानमंत्री जी इस पर अंतिम फैसला लेंगे, और उसमें पीयूष गोयल जी जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं उनका भी योगदान रहेगा, सलाह मशवरा करेंगे। तो सभी लोगों से जो हमारे प्रक्षेत्र हैं जिसमें कठिनाई है, जिसमें लोग समझते हैं कि उसमें नुकसान हो सकता है, उन सभी बातों पर ध्यान देना होगा, और तभी जाकर के एक अंतिम फैसला ले पाएंगे। आपका मुझे क्लोजिंग कमेंट चाहिए इस मुद्दे पर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 3 प्रतिक्रिया ये पीयूष गोयल जी ने कहा कि अगर भारत ने ये साइन नहीं किया तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा। थोड़ा स्वदेशी जागरण मंच ने इसके ऊपर विरोधाभास जताया है कि उनको लगता है कि भारत को अफेक्ट होगा। और तीसरी बात होती है कि भारत के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, कि लोन के रेट थोड़े ज्यादा हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अश्योर्ड नहीं है, और इस सब की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स का वो ज्यादा होता है। ये सब को लेकर के और दुनिया के साथ भी चलना है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा यार सबको लेकर? देखिए, इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ये तीनों कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में हमारी इंडस्ट्रीज को अभी पूरी तरह से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। दूसरी बात, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म की भी आवश्यकता। तीसरी बात यह कि हम अलग थलग भी नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि जो सेफ गार्ड्स हैं आरसेप और मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस में, उनको हम कैसे लीवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स भी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, आप किस तरह से। कई लोगों को मैंने देखा है, आप भी यहाँ पे कह रहे थे कि चाइना ग्लोबली कहता है कि हम बहुत ओपन है, अमेरिका भी कहता है, लेकिन WTO में जब धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर और सर्विसेज आ गई तो उन्होंने पूरी से WTO को फेल कर दिया। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट को भी वॉच करते हैं, लेकिन ग्लोबल ऑप्टिक्स को भी मैनेज करते हैं। और मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस में केवल टैरिफ और गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, और हम आइटम्स को बाहर भी रख सकते हैं। आज एक बात, चाइना और जापान हमारे से फार्मास्यूटिकल्स और खरीदते नहीं है, जबकि हम ग्लोबल मार्केट में 70% ऑफ द जेनरिक मेडिसिन हमारी देश की फार्मा इंडस्ट्रीज कैप्चर करती है।
तो उसमें हमें हायर सप्लाई चेन में हायर लेवल पे पहुंचने में क्या रोक रहा है, क्या ईपीआर के इश्यूज आ रहे हैं, क्या कॉम्पिटिटिव है, स्टैंडर्ड्स को कैसे हम इंप्रूव करें, इन सब चीजों को भी देख के हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। और इंडिया को अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर अगर बनना है तो उसको इन चीजों को बहुत थॉरोली समझना पड़ेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गोपाल अग्रवाल जी ने। मैं इस प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगा एक बात कह के कि जिस देशों की हम बात करते हैं, चाइना और साउथ कोरिया, अगर आप देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इनका स्पेंड भारत से 4 या 5 गुना है, पर हम लोग सिर्फ 0.6% जो हमारे ग्रॉस जीडीपी का है उसका हम निवेश करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और कई बार मैंने सरकारी ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों को भी ये भी कंप्लेंट करते हुए देखा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वो बिल्कुल पैसा ही नहीं लगाना चाहते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब सालाना 7-7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा R&D में खर्चा करते हैं, इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स आ पाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकते हैं। हमारे उद्योगपति इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और इसकी वजह से भी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि हमको क्या R&D में पैसा लगाना चाहिए। बट अभी टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच ये सारा शो देखने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स।